हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी का जो है क्लास 6th चैप्टर है। केवल एक चैप्टर और बाकी है 7। तो कल हमारी 7th की भी ज्योग्राफी कंप्लीट। हमने हिस्ट्री पूरा 6, 7, 8 कंप्लीट कर लिया है। हमने ज्योग्राफी भी जो है 6 एंड 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपकी क्लास 8 की जो है ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। देन पॉलिटी अक्टूबर में आपका पूरा थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। जो न्यू एनसीईआरटी है केवल क्लास 6 का, वो भी हम करने वाले हैं संडे को। तो आपको इस तरीके से रिवीजन करते रहना है ताकि पीछे की चीज़ें ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब अमेजॉन बेसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अमेजॉन बेसिन का लाइफ कैसा है, वहाँ पे किस तरीके की खेती होती है, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है अभी जुलाई वाले एग्जाम में, मतलब हर साल पूछा है। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ये दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर आसान है बट चीज़ें थोड़ी आपको इसमें याद करनी होगी। मतलब याद करने वाला ज़्यादा है और याद करना ही होगा क्योंकि इस एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस हर साल पूछता है। और जिन लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है वो इस क्वेश्चंस को करते भी नहीं हैं। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। चलिए, अच्छा, नोट्स के लिए कमेंट्स आते हैं कि नोट्स किस तरीके से मिलेगा। तो देखो, सोशल साइंस के जो मेरे नोट्स हैं आपको इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पैडागॉजी का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो भी मिलेगा। तो नंबर पे मैसेज करके ले लेना क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। एटलीस्ट आप वहाँ से पढ़ते रहेंगे डेली। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ें ही आपको पढ़नी है, सब कुछ नहीं। अब ये देखो, अमेजॉन बेसिन। यहाँ पर सबसे पहले जिसने पहले की क्लास देखी होगी वो अच्छे से समझ जाएगा कि जो अमेजॉन बेसिन है वो किस में है, किस कॉन्टिनेंट में है। तो दक्षिण अमेरिका में है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा दक्षिण अमेरिका, ये है अमेजॉन बेसिन। और अभी आप डिटेल में देखेंगे कि ये बेसिन क्या होता है। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊं तो देखो, बेसिन का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सहायक नदियाँ। यह छोटी नदियाँ होती हैं, मतलब कोई छोटी सी नदी है जो कि मान लो यहाँ पे नदी है, छोटी सी नदी होगी। अब ये आगे जाकर जो है एक मुख्य नदी है, यहाँ पर उस मुख्य नदी में मिल जाएगी। अब ये जो मुख्य नदी है ये अपनी सहायक नदियों के साथ, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स हैं, मतलब सहायक नदी हैं, इनके साथ जिस क्षेत्र के पानी को, अब ये मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। मान लो कोई एरिया है, इस एरिया का जो पानी है इसको क्या करेंगे, बहाकर ले जाती हैं, ठीक है। तो वही इसका बन जाता है बेसिन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेसिन। मतलब ये बेसिन कुछ ऐसा अलग सा नहीं है कोई। अगर आप सोचो तो बेसिन का मतलब यही है कि जो मुख्य नदी है उसकी सहायक नदियाँ अपने साथ जिस एरिया का पानी बहा कर लेकर जाती हैं तो वो उनका बन जाता है बेसिन। या फिर आप कह सकते हो जल संग्रहण, मतलब वाटर स्टोर कर वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। और ये जो आपका अमेजॉन बेसिन है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। तो अब इस बेसिन का मतलब आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, बस अपने साथ सहायक नदी के साथ जो है मुख्य नदी पानी बहाकर एक एरिया का दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। वाटर स्टोर, संग्रहण क्षेत्र भी इसको हम कहते हैं। और ये सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और ये आपका किस कॉन्टिनेंट में, ये ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछेगा वो देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अमेजॉन बेसिन के विषय में। अब मैंने ये आपको मैप तो दिखाई दिया है। इसमें आपने देखा होगा कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। मतलब ये जो आपका अमेजॉन बेसिन है, यहाँ पर आपको पता है ये हमारा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये आपका कर्क रेखा है, मकर रेखा है। तो वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ये जो टॉरिड जोन, ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये क्या है, टॉरिड जोन। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि सन की जो रेज है वो डायरेक्ट इसी एरियाज पे पड़ती है। तो ये आपका कहाँ पर है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, कर्क रेखा और मकर रेखा इसके मध्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से, ठीक है, 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। मतलब ये आपका 10 डिग्री उत्तर और ये 10 डिग्री दक्षिण, ये जो मध्य का भाग है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। ये चीज़ भी क्लियर रखिएगा। अमेजॉन नदी जो है इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो अमेजॉन नदी जो है बेसिकली आपका ये जो उष्णकटिबंधीय वाला जो हिस्सा है ना, ये इतना 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को ही कहते हैं। और अमेजॉन नदी भी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा भी था कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हम किसे कहते हैं, तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अमेज़न जो नदी है वो किस प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ये लाइन वैसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपका इतना है जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगला यहाँ पर देखो, जो कि हम ऑलरेडी मुहाना, मैंने जिसने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 6 की ज्योग्राफी 7 के स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि ये मुहाना क्या होता है। देखो, जिस स्थान पर मान लो कोई ये स्थान है और एक नदी है, ये नदी है, और ये क्या किया, जो कोई स्थान है यहाँ पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में, यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज़ होंगे, ठीक है, किसी अन्य जलराशि में ऐसे मिल जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, नदी का मुहाना। ये नदी यहाँ से लहराती बलखाती आ रही है, यहाँ पे दूसरी नदी में मिल गई तो हम इसे कह दिए नदी का मुहाना। अमेज़न नदी में ना बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, इसीलिए तो ये सबसे बड़ा बेसिन है ना। बहुत सारी सहायक नदियाँ जो हैं वो मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। बेसिन का मतलब आपको पता ही है ना, सहायक नदियाँ आती हैं, ठीक है, मुख्य नदी में मिलकर एक एरिया का पानी दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं और वहाँ पर ये इस तरीके से बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। इसी वजह से ये सबसे बड़ा जो है नदी बेसिन बनाता है और सहायक नदियाँ ही मिलकर जो है अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी जो है बेसिन ब्राज़ील के भाग, यहाँ पर देखिए आपका ब्राज़ील, अगर आप इस ध्यान में यहाँ ये देखिए, ये रहा है ब्राज़ील। तो ये जो नदी है, ये बेसिन, नदी बेसिन, ये ब्राज़ील के भाग, जो इसके भाग हैं यहाँ पे देखिए पेरू लिखा हुआ है, ठीक है, पेरू के कुछ भाग आपको यहाँ पर अगर क्लियर ना हो तो आप गूगल पे भी एक बार मैप करके देख सकते हैं। ये देखिए पेरू है, ये बोलीविया है, ठीक है, और इक्वाडोर, ये आपका पैराग्वे है, ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, यहाँ पे उरुग्वे है, चिली है, और ये सारी जो आपको ग्रीन ब्लू कलर का दिख रही है सारी अमेज़न नदी, ये देखिए इनकी सहायक नदियाँ हैं, इसी को हम बोलते हैं ये सहायक नदी, इसकी बहुत ज़्यादा सहायक नदी हैं, ये देखिए। और ये क्या करती हैं, सारी सहायक नदियाँ ना एक किसी भी क्षेत्र का पानी बहाकर अपने साथ लेकर जाती हैं। यहाँ पर आपका वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये देखिए ये इक्वाडोर है, इसी की बात हो रही थी कि पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, पैराग्वे, तो ये सब क्या है, ये सब सहायक नदियाँ ही हैं जो कि मिलकर बेसिन का निर्माण करती हैं। और यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों जैसे कि पेरू के कुछ भाग में, बोलीविया हो गया आपका, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया आपका, वेनेजुएला हो गया, के छोटे भाग से प्रवाहित होती है, मतलब इनके छोटे छोटे भाग से बहती हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अमेज़न बेसिन किस पर्टिकुलर एरियाज़ में है, तो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मत भूलना। बाकी तो ये सारे डेफिनेशंस आपको याद ही होंगे। और ये 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के मध्य भाग को हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जब हम पढ़ रहे हैं ये अमेज़न बेसिन, तो यहाँ पर लाइफ कैसी है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ का क्लाइमेट देखो, ये आपका भूमध्य रेखा है और ये आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, ये जो एरिया है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, टॉरिड जोन हम बोलते हैं। यहाँ पर जो सन की रेज होती है ना वो डायरेक्ट पड़ती है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है क्लाइमेट में। और अगर आप देखो ना तो ऐसा नहीं है कि रात में ठंडा होगा, नहीं, दिन के समय में भी आराम से वैसे ही गर्मी होगी, रात में भी वैसा ही होगा, और हमेशा आपको ह्यूमिडिटी की वजह से चिपचिपाहट भी महसूस होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमेशा ही जो है प्रतिदिन ऐसे ही मौसम भी रहता है। हाँ, ये है कि यहाँ पर जो है बारिश बहुत होती है, और बारिश होने का रीज़न ये है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन की वजह से फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, कल हम लोगों ने जल चक्र पढ़ा था, इसी वजह से यहाँ पर बारिश भी होती है। दिन का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है। रात के समय में भी आपको थोड़ा सा कम होगा बट बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं होता, ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो अमेज़न बेसिन है वो इस एरिया में आता है, ये टॉरिड जोन में आता है, और टॉरिड जोन में होने के ही कारण यहाँ पर गर्मी का मौसम रहेगा, मतलब गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, आपको इसको याद नहीं रखना है क्योंकि आपको चीज़ों को समझना है और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप कभी भूलेंगे नहीं कि अमेज़न बेसिन में जलवायु कैसी होती है। भाई भूमध्य रेखा के पास में है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर पूरे वर्ष गर्म होगा, नम जलवायु होगी, मतलब ह्यूमिडिटी होगी, मौसम दिन और रात में ज़्यादा फर्क होगा नहीं, ठीक है। गर्म और आर्द्र होता ही है, शरीर में आपको चिपचिपाहट भी महसूस होगी। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन बारिश होती है, मतलब हर दिन बारिश होगी। रीज़न क्या है, सन की रेस पड़ेगी तो इवेपोरेशन होगा, ठीक है, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। फिर यहाँ पर हाँ, बारिश भी बिना ऐसे ही जब मन हो तब आ गया बारिश। दिन का जो तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और आर्द्रता जो होती है वो भी काफ़ी उच्च होती है।
रात के समय में तापमान तो कम होगा बट ह्यूमिडिटी बनी ही होती है। अभी देखो गर्मी के समय में कैसा, दिन में भी गर्मी, रात में भी गर्मी, इवन रात में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी हो जाती है। तो इस तरीके का यहाँ का क्लाइमेट है। अब यहाँ पर वर्षा वन कैसे हैं वो देखिए, ये देखो अमेज़न वन। अच्छा, अमेज़न वन में जो पेड़ वगैरह जो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं ना कि नीचे सन की रेज भी नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके के पौधे उगते हैं जो कि बिना सूर्य के प्रकाश के भी उग सकें। होता ही है, क्लाइमेट के हिसाब से पेड़ पौधे भी उसी अकॉर्डिंग ही होते हैं। वर्षावन देखिए, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जो भूमि है वहाँ पर सघन वन उग जाते हैं। अब जहाँ पर बारिश होगी ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर पेड़ पौधे आराम से उग जाएंगे, और ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। ये देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे घने होते हैं ना, तो ऊपर से आपको लगेगा कि कोई छत है, और उस छत होने, पेड़ पौधों की छत होने की वजह से सूर्य की रोशनी आ ही नहीं पाती है। देखिए, सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ही पेड़ पौधे मिलेंगे जो कि जिन्हें सूर्य की रोशनी की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, आराम से ये लोग छाया में भी बढ़ सकते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर ऑर्किड और ब्रोमिलियाड पैदा होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर जो परजीवी पौधे के रूप में ऑर्किड और ब्रोमिलियाड पैदा होते हैं, तो अमेज़न बेसिन में। अच्छा, कई बार ये भी पूछता है कि ये ब्रोमिलियाड है क्या। अगर आप पहली बार नाम सुनोगे तो आपको लगेगा कुछ कीड़े मकोड़े का नाम होगा, बट नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए, ब्रोमिलियाड जो है, ब्रोमिलाइड जो है वो एक विशेष प्रकार का एक स्पेशल प्लांट है जो कि अपनी पत्तियों में जल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जो मेढक जैसा प्राणी है ना, वो इन्हीं के जो पॉकेट्स होते हैं जल के, उसमें अंडा देते हैं। तो ब्रोमिलियाड का ध्यान रखिएगा, ये एक विशेष प्रकार का पौधा है, अपनी पत्तियों में वाटर स्टोर करके रखता है। अभी मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी, डायरेक्ट सेम लाइन पूछा हुआ है यहीं से। तो यहाँ के वर्षावन आपने देख लिया कि किस तरीके से पेड़ पौधे होते हैं, बिना सूर्य की रोशनी वाले ही पेड़ पौधे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्राणी भी आपको देखने को मिलेंगे। ये आप टूकन को देखिएगा, ये आपका टैपीर है। ठीक है, अभी हम इस टैपीर के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये टैपीर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर जो है प्राणी जात की प्रचुरता मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि टूकन। ये देखो, अमेज़न बेसिन के जितने भी पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इनका नाम याद रखना है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पछती वाले, मकाओ, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से एकदम डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। प्राणियों में आपको बंदर देखने को मिलेगा, स्लॉथ मिलेगा, चींटी खाने वाले अलग अलग प्रजाति भी आपको देखने को मिलेंगी। मगरमच्छ, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ, ये सारे भी प्राणियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाला पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। तो ये जो पिरान्या मत्स्य है, ये मांस खाने वाली, ठीक है। इस प्रकार की जो जीवों की जो डाइवर्सिटी की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, काफ़ी ज़्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग पक्षी, अलग अलग प्राणी, आप देख ही सकते हो, इतने अलग अलग जो है नाम देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर अमेज़न बेसिन में। ठीक है, अब इस टैपिर को ध्यान से देख लो, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब ये हमने देखा कि यहाँ पर किस किस तरीके का क्लाइमेट है, कैसे कैसे पक्षी जानवर पाए जाते हैं। अब यहाँ के जो निवासी हैं, वो जो मेल फीमेल हैं, वो किस तरीके से अपने घर का जो है भरण पोषण करते हैं। तो देखो, यहाँ के लोग जो है ना, वो छोटे से क्षेत्र में, वन के मान लो ये क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो इनको क्या करेंगे, काट कर अपने भोजन के लिए यहाँ पर फसल उगाएंगे। यहाँ का बड़ा बड़ा पेड़ पौधा उसको साफ करके यहाँ पर इन लोगों ने अपनी प्लांटेशन की फसल वगैरह उगाए। जो यहाँ के पुरुष होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष क्या करते हैं, तो वो शिकार करते हैं और नदी में से मछली पकड़ेंगे। ठीक है, जबकि जो महिलाएं होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। ठीक है, वे मुख्यतः कौन कौन से, तो टैपियोका, अनानास, शकरकंद ये उगाते हैं। महिलाएं इसका काम करती हैं, क्योंकि मछली, देखो अब मछली और शिकार डेली तो नहीं है ना भाई कि मिल ही जाएगा, तो इसलिए फसलों का ध्यान महिलाएं रखती हैं। मान लीजिए किसी दिन नहीं मिला, तो फिर इसमें जो महिलाओं ने फसल उगाए हैं उसको ये लोग अपना बना के खा पी के आराम से सो जाते हैं। ठीक है, और अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, कर्तन एवं दहन, स्लैश एंड बर्न, इसका यूज़ करते हैं। अब ये स्लैश एंड बर्न क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कर्तन दहन। तो देखो यहाँ पर देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। कर्तन दहन की पद्धति में सबसे पहले किसान क्या करेगा, पहले वृक्ष और झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ कर देगा। ठीक है, अच्छा, उखाड़ते नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है कि क्या ये लोग वृक्ष और झाड़ी को उखाड़ते हैं, नहीं, वहाँ से साफ करेंगे, फिर इनको जलाएंगे, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो पोषक तत्व होंगे, वो मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर आपको याद रखना है कर्तन और दहन का।
जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से, अब मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पर आप बार बार फसल उगाओगे तो यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो कम हो जाएंगे, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इस टुकड़े को छोड़ देते हैं। कुछ सालों के लिए आप छोड़ दीजिए तो फिर से यहाँ पे जो है काफ़ी फर्टाइल हो जाएगा ये, तो इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक बार खेती की, एक दो बार, फिर इसको छोड़ देंगे, अब दूसरी जगह पर जाके करेंगे ताकि बंजर ना हो जाए ज़मीन। काफ़ी समझदार थे। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। अब मान लीजिए आपने इस खेत को छोड़ दिया तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पेड़ वगैरह उगाएंगे, तो इस प्रकार मिट्टी जो है फिर से फर्टाइल बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को फिर से जोत सकते हैं। तो स्लैश एंड बर्न का बेसिकली प्रोसेस ये है कि अगर हमने ज़मीन के इस टुकड़े में खेती एक बार की तो अब इसमें बार बार यूज़ नहीं करेंगे, अब हम दूसरे जगह पर चले जाएंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ जो पेड़ पौधे फिर बाद में उगाएंगे, इसका मतलब ये ज़मीन फर्टाइल हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, ये लोग कभी भी पेड़ पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, याद रखना, जलाते हैं। काट कर उसको वहीं पर जलाएंगे ताकि जलने के बाद से जो राख वगैरह होती है ना, आपने देखा होगा गांव में राख लोग भी छिड़कते हैं, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये अमेजोन बेसिन वाले क्या करते हैं, कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इनका मुख्य जो आहार है वो मिनियोक है। मिनियोक किसे कहते हैं, कसावा, आलू की तरह होता है। आपने देखा होगा ज़मीन के अंदर ही पैदा होता है, मतलब सेम रहता है आलू की तरह, बट इसका याद रखिएगा मेनियोक जो है वो खाने का पदार्थ है। ठीक है, हम इसको कसावा भी कहते हैं। अच्छा, ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। ये जो मेनियोक है ना, चींटी की रानी, अब ज़मीन में है, आपने देखा होगा चींटी वगैरह तो ऐसे भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी अमेजोन बेसिन में उगाई जाती है। ठीक है, अब देखो बारिश यहाँ पर बहुत होती है, आपको पता ही है, हमने देखा भी। तो वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार जो है मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। छप्पर वाला घर आपने देखा होगा गांव वगैरह में। जबकि कुछ लोग जो है मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घर में रहते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि मलोका क्या है, लग रहा है कि किसी का नाम है, बट मलोका एक अपार्टमेंट है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मलोका में भी रहते हैं जिनकी छत्र जो है ना काफ़ी ऐसे होती है, स्लोप टाइप की। ये घर, ये देखिए, जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश का पानी आराम से नीचे चला है, इसलिए यहाँ की जो छतें होती हैं वो ऐसे स्लोप वाली बनाई जाती हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अमेजोन बेसिन के लाइफ स्टाइल वैसा ही है, इनका भी लाइफ स्टाइल बदल रहा है। अब देखो, पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए, पहले के समय में अगर आपको वन के अंदर पहुंचना है तो केवल आप नदी के ही सहारे जा सकते थे। बट अब क्या हो गया है, 1970 में ट्रांस अमेजोन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अब भाई पहले तो इतना आसान नहीं था, अब जाना है तो नदी वदी से ही जाएंगे, बट अब क्या हो गया है कि ट्रांस अमेजोन महामार्ग बन चुका है, तो अब आराम से वहाँ जा सकते हो। एंड ये वाला भी लाइन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है कि अनेक स्थानों पर ये डायरेक्ट ये पूरी की पूरी लाइन पूछी हुई है जुलाई में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले जो है आप केवल वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एक सहारा था, बट अब जो है अमेजोन महामार्ग से भी पहुंच सकते हैं। इवन अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ तथा हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की जो मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकल कर नए क्षेत्र में बसना पड़ा। अब भाई हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हवाई जहाज़ से जाएंगे, जो है अमेजोन महामार्ग बना है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी क्या किए, वहाँ से धीरे धीरे बाहर निकले और नए क्षेत्र में रहने लगे, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। मतलब पहले के ही तरीके से यहाँ पर खेती किया, फिर अब इसको कुछ समय तक छोड़ देंगे, अब दूसरे जगह पे चले जाएंगे, ऐसे उनका भी काम चलता रहा। अब क्या हुआ, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होने लगी जो कि आज के समय भी है। जैविक विविधता वाले जो वर्षावन है, जो जहाँ पर डाइवर्सिटी थी ज़्यादा, उसको भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजोन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। पेड़ों को काटते जा रहे हैं मिनरल्स के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए। बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं धीरे धीरे, यहाँ पर देखिए आप इस फोटोज़ में, पहले ही ऐसा दिखता था, फिर यहाँ पर आप देखो घर बना, खेती होने लगी, इतना एरिया बचा था। अब क्या हुआ, इसका भी पूरा आधा पेड़ काट दिया गया। अब ये पेड़ काटने की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपको पता है जब बारिश होगी तो मिट्टी का जो ऊपरी सतह है वो बह के सीधे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी थी, यहाँ पे जो पंछी होते हैं, जो जानवर हैं, वो भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो पेड़ काटने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पेड़ को ख़त्म कर रहे हो, वहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। और सिर्फ ये किस नाम पे हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे। ठीक है, तो अब ये पहले के जैसा नहीं रहा है और बहुत बड़ा इसका जो भाग है वो गायब हो रहा है। आप इस फोटो में भी देख सकते हो कि किस तरीके से वर्षा के कारण जो बारिश होगी तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बह जाएगी एवं सघन वन जो है वो बंजर भूमि में बदल जाता है।
देखो पेड़ हमारे लिए सिर्फ ऑक्सीजन हवा के लिए ज़रूरी नहीं है, पेड़ जो है हमारे खेती के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर डायरेक्ट पानी बारिश होगा तो ऊपर वाला जो लेयर होगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहकर चले जाएंगे, तो ज़मीन आपकी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, अभी किसी काम में नहीं आने वाला है। बट यहाँ पर लोग अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं। ठीक है, हमने अमेजॉन बेसिन में लाइफस्टाइल देख लिया, अब हम देखने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, आप इस फोटो में देख सकते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाली लाइन पूछा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा की सहायक नदी हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, सब मिलकर क्या कर दी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण। और यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है। 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इसके मध्य में स्थित है। अब इनकी सहायक नदियां हैं जैसे कि घाघरा हो गई, सोन हो गई, चंबल, गंडक, कोसी, ये जैसे गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ही इसमें अपवाहित होती हैं, मतलब बहती हैं। ठीक है, तो एक बार आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये देखिए यहाँ पर ये गंगा नदी, इन सब की सहायक नदी, ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये रही। और इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो कि मिलकर बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है, ये इनकी सहायक नदियां यहाँ तक फैली हुई हैं। और ये आपका 10 डिग्री उत्तर से नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, इसके मध्य में फैली हुई है। ये बीच से, ये तो सभी को पता है कि हमारा ये कर्क रेखा यहाँ बीच भाग से जाता है, यहाँ से। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, ये 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। और इनकी सहायक नदियाँ आपको याद रखना है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ठीक है। और ये तो आपको पता ही चल चुका है कि इसको हम क्यों कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सारी सहायक नदियाँ मिलकर जो है बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, यहाँ पर आप देखिए, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, अभी जब हम पढ़ रहे थे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय की गिरिपाद तथा सुंदरवन जो डेल्टा हैं वो इस बेसिन की काफ़ी मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखो मैदानी क्षेत्र में, अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। क्योंकि देखिए समतल एरिया में, प्लेन एरिया में खेती करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल अच्छा होता है और इसी वजह से यहाँ की जनसंख्या भी अधिक होती है। ये तो आप सभी जानते हैं, जहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पर बहुत सारी चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जो क्लाइमेट काफ़ी मानसूनी है। मानसून जो है मध्य जून से लेकर सितंबर के बीच में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पर देखिए, जो ये बेसिन है इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी, अभी मैंने आपको बताया कि जो मानव प्रवास होता है वो क्यों मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, प्लेन एरियाज़ में क्यों रहते हैं। प्लेन एरियाज़ में रहने का उनका रीज़न ही यही है क्योंकि वहाँ पर जो है मिट्टी भी उपजाऊ होती है, फसल उगाने के लिए आपको बहुत सारा प्लेन एरिया मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो खेती ही होता है और धान की खेती वो लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो वही सेम रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैदानी क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। अब जनसंख्या घनत्व हम किसे कहते हैं, इसका अर्थ आपको समझ लेना है। देखो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। बस याद रखना 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है, समतल भूमि उपलब्ध है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती ही है। धान जो है यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो ऑब्वियस ही बात है कि जहाँ पर पानी वगैरह सब कुछ होगा वहीं पर लोग इसको उगाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। यहाँ पर उगाई जाने वाली और भी फसलें हैं, बस धान की खेती नहीं होती है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना और जूट जो है ये नकदी फसलें हैं, ये भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में
आपको सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाएं मैं आपको दिखाऊंगी, पहाड़ी क्षेत्र में होता है ऐसा। ये है वेदिकाएं, रुकिए, ये हैं वेदिका कृषि। अगर आप पहाड़ी इलाकों में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पहाड़ इस एरिया में काफ़ी इस तरीके के रो बना देते हैं ताकि जब बारिश का पानी आए तो डायरेक्ट यहाँ से सारी चीज़ें बहा कर लेकर ना चला जाए। ठीक है, वेदिकाओं का निर्माण यहाँ पर आप देखिएगा, जो ढलान होता है उसको समतल सतह बनाने के लिए, आराम से खेती हो सके इसलिए किया जाता है। अगर ये इस पर इस तरीके की चीज़ें ना बनाए तो जो जल का प्रवाह है वो तेज़ी से आएगा और बहा कर लेकर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं वेदिका कृषि, पहाड़ी इलाकों में होती हैं। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, डाइवर्सिटीज़ होती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ये याद रखिएगा, क्योंकि सागवान, साखू, पीपल, ये पूछता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में आपको जो है घने बांस के जो घने झुरमुट होते हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को देखो, इसको तो आपको याद करना है, ये समझना तो है ही नहीं भाई। पेड़ वगैरह के नाम याद रखने हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ब्रह्मपुत्र में आपको मिलेगा बांस के घने झुरमुट, डेल्टा में मैंग्रोव वन, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भाग में चीड़, देवदार, फर, ये शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लाइफस्टाइल के ही बारे में पढ़ रहे हैं। ये देखिए, धान की कृषि ऐसे रोपाई होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये असम में चाय बागवान है, ऐसे चुना जा रहा है, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। ये असम का ये चाय बागान है। ये वेदिकाओं का आपको मैंने दिखा दिया। ये देखो, ये एक सींग वाला गैंडा है, ये मगरमच्छ। अभी जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ पर भी वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर ये पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। क्वेश्चन हर बार पूछता है कि ये जो गैंडा है एक सींग वाला, ये कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में। अच्छा, डेल्टा क्षेत्र में आपको बंगाल टाइगर और मगरमच्छ पाए जाएंगे। ये मगरमच्छ और बंगाल टाइगर ये पाए जाते हैं। नदी की साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में जो है प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। अब देखो, जो फ्रेश वाटर होगा, चाहे वो झील हो, तालाब हो, वहाँ पर जलीय जीव ऑब्वियस ही बात ही पाए जाएंगे। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की जो है ये सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं जो कि पाई जाती हैं यहाँ पर। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। अब धान की खेती हो रही है, बढ़िया चावल वगैरह मिलेंगे और मछली तो मिलेंगी ही, क्योंकि ये जलीय जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इनका एक तरीके का मुख्य भोजन हो जाता है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये कहानी दी गई है, ये आपको याद रखना है। ये हमारी अंधी डॉल्फिन है। अच्छा, डॉल्फिन जिस भी पानी में पाई जाती है, इससे आप पता लगा सकते हो कि पानी काफ़ी शुद्ध है। बट आज के समय में पानी इतना अशुद्ध हो चुका है कि बेचारी हमारी जो डॉल्फिन है ना, वो भी गायब हो रही हैं। ठीक है, ये देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो फ्रेश वाटर है उसमें एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं सुसु। इसका मतलब होता है अंधी डॉल्फिन। जहाँ पर भी ये सुसु मतलब ये जो डॉल्फिन है वो प्रेजेंट होगी, उसका मतलब ये है कि पानी काफ़ी शुद्ध है। इतने सारे लोग केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री, हर जगह का जो गंदा पानी है वो नदी तालाब में प्रवाहित हो रहा है। इस वजह से ये जो प्रजातियां हैं वो भी नष्ट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो इन पक्षी जानवरों के लिए काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि बेचारे पहले ये लोग दिखते भी थे, अब आप जाकर देखो जहाँ पर ये दिखते हैं, पहले दिखते थे, अब वहाँ पर ये पाए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ये डॉल्फिन जो है वो शुद्ध वाटर मतलब फ्रेश वाटर में ही मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला ये पॉइंट याद रखना है, स्वच्छता भारत मिशन। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। ये लाइन याद रखना। ये हमारा वाराणसी शहर है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था गंगा नदी के संरक्षण के लिए, गंगा नदी को बचाने के लिए।
अच्छा, कुछ शहर हैं जो कि नदियों के किनारे हैं, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर हैं। आपका इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं ना, वो इन्हीं गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, बट इन जो है हमने इन नदियों का जब एकदम से तहस नहस करके रख दिया है। जो भी गंदा पानी है उद्योग का, शहर का, वो सब कुछ इस पानी में ही बहा देते हैं। सोचिए, मतलब हम बिल्कुल भी अपने जो नेचर ने जो चीज़ें हमें दी है, हम उसके बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ये नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, इसका पानी तक कोई नहीं पी सकता है। बेसिन में जो है यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोलकाता आपका हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है, याद रखना किस नदी पे है, हुगली नदी पे। ठीक है, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का जो संगम है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का जो काजीरंगा हो गया और मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृतियां जैसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। ये देखिए, ये मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य में बाघ जो है ऐसा बैठा हुआ है। ठीक है, असम का है। तो असम वाला काजीरंगा पूछा था कि काजीरंगा कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो असम में है। इमामबाड़ा आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका बौद्ध स्तूप है। ताजमहल तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूलेगा, आगरा में ही है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से आपसे पर्टिकुलर नाम पूछ सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। ठीक है, बस यहाँ पर हमारा ये जो है कंप्लीट हुआ। और ये जो पंक्षी हैं, जो जानवर हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, जो इन सब के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका जुलाई वाला है, जो अभी पेपर हुआ है जुलाई में। आप देख सकते हो अमेजोन बेसिन से क्वेश्चन पूछा है, और इसको इतने लोगों ने गलत कर दिया। इवन मैंने इसको नोट्स में भी आपको लिख कर दिया हुआ है, फिर भी लोग इसको सही नहीं कर पाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल सबके पास है, पास वही होगा जो उसको बार बार पढ़ेगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ के पास नहीं हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा था कि अमेजोन बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है। अब बताओ, अभी मैंने आपको बोला कि ये इक्वेटर के बीच में, मतलब यहाँ ट्रॉपिकल टॉरिड जोन में है, इस वजह से यहाँ पर सन की रेस पड़ती है, तो यहाँ पर हमेशा गर्म और नम जलवायु रहती है। और अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोग कर्तन और दहन स्लैश एंड बर्न वाला खेती करते हैं। लोग जो हैं मुख्यतः धान उगाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या यहाँ के लोग धान उगाते हैं या नहीं? ठीक है, और दूसरा जो है, बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ तथा हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है, अभी हमने पढ़ा। बट क्या यहाँ के लोग मुख्यतः धान उगाते हैं? चलो मैं एक बार आपको पीडीएफ में एक बार जरूर ये पॉइंट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, अमेजोन बेसिन की बात हो रही थी, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं फसलों का ध्यान रखती हैं, और ये टैपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं, ना कि धान। धान मैंने आपको बताया था ना, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यहाँ के लोग उगाते हैं। तो इसी में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, धान यहाँ की मुख्य फसल है, और ये किसकी बात हो रही है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात हो रही है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र और अमेजोन बेसिन में कंफ्यूज नहीं होना है। धान जो है कहाँ की मुख्य फसल, कहाँ के लोग उगाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र में। बाकी ये जो अमेजोन बेसिन वाले हैं, ये जो है इनका जो मुख्य फसल है टैपियोका, अनानास, शकरकंद, और एक ये मैनियोक, इसका भी प्रयोग करते हैं, इनका मुख्य आहार है। और ये लोग कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये डायरेक्ट लिखा था क्वेश्चन। और यहाँ पर लोग कैसे पहुँचते हैं? तो ये देखिए, ट्रांस अमेजोन महामार्ग और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का यूज़ करके। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म और नम है। यहाँ के लोग स्लैश एंड बर्न का कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, गलत, और यही लोगों को पता नहीं था। अमेजोन बेसिन की बात हो रही है, यहाँ पे मैनियोक, टैपियोका, शकरकंद ये उगाते हैं। सी तो गलत हो गया। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो इसमें से आपका सही क्या है? ए है, बी है, डी है। ठीक है, और ए, बी, डी हमारा ऑप्शन नंबर 1। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस गलत कर दिया था, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को ध्यान से समझ के पढ़ा ही नहीं। उन्हें लगा कि भाई धान तो पढ़ा है किसी चैप्टर में, लगा देते हैं। ये नहीं पढ़ा कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र की बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से आप बार बार चीज़ों को पढ़िए अच्छे से। ये जुलाई वाला है, 100% आपका दिसंबर में आएगा। अगला देखो, ये 2021 का है। इस एक चैप्टर से हर साल पूछा है।
अमेजोन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलियाड, मैंने आपको बताया था ना, ये एक तरीके का परजीवी पौधा होता है और अपने पत्तियों में वाटर स्टोर करके रखता है, फिर मेढक जो है उसमें अंडे देने का काम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीलियाड क्या है देखते हैं। बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मैनियोक है, ये गलत। कीड़े मकोड़े की एक प्रजाति है, नहीं भाई, पौधा है ये एक। ठीक है, ऐसे पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित रखते हैं। घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती है वो तो मलोका है, ये तो गलत। तो मैनियोक आपका हो गया जो अपनी पत्तियों में जल को स्टोर करके रखेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा है, यहां पर देखो, अमेजोन बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है। चलो अब यहां पर आपका असली टेस्ट होगा। अमेजोन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है। अमेजोन नदी पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखीय क्षेत्र से होकर बहता है। ठीक है, अमेजोन नदी ने डेल्टा को मैंग्रोव जंगलों के साथ कवर किया है। अभी हमने पढ़ा ना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री आपका दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर 1। अगेन आपका ये पूछा हुआ है, ये देखिए, ये आपका सीटेट में पूछा है। और जो लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि क्या ये जो मटेरियल हम पढ़ रहे हैं या फिर जो आपका नोट्स हैं दूसरे एग्जाम में काम करेगा, तो जी हाँ, जो लोग यहाँ से सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो आपके सुपर टेट हो। आप ये देखो, ये है बीपीएससी का एग्जाम आप लोग देने वाले हो, और ये 24 अगस्त 2023 को पूछा हुआ है। बिहार प्राइमरी टीचर में पूछा हुआ है कि अमेजोन घाटी में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढलान है, और अभी मैंने आपको बताया था वो है मलोका। ये घर होता है ना, ऐसे स्लोप बनाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी रुके ना। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बट आसान नहीं है क्योंकि जिसने पढ़ा नहीं होगा वो कर ही नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बीपीएससी में पूछा है, आप सोच सकते हैं 2023 में ही। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एसएससी वालों ने भी पूछा है, सिर्फ सीटेट ने नहीं, एसएससी ने भी पूछा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र, अभी तो मैंने आपको बताया, यहां पर देखिए 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। अभी हमने पढ़ा कि आपका जो अमेजोन बेसिन है वो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तो आपको याद करने होंगे, क्योंकि इसको तो याद ही करना होगा, क्योंकि ऐसा ये कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो चीज़ें रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया। इससे अब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सीटेट जुलाई वालों ने भी पूछा है 2019 में, और ये पूछा था कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की कौन सी विशेषता, यहाँ पर देखो, कौन सी विशेषता गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, एक सेकेंड, हाँ, कौन सी विशेषता जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की नहीं है। तो भाई पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलो देख लेते हैं। ऑक्सबो झील मैदानी क्षेत्र में बनती हैं। मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है, जी हाँ, खेती वगैरह अच्छे से हो जाती है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये भी हमने पढ़ा। भूमि की खेती के लिए इस क्षेत्र में स्लैश ऑन बर्न मतलब काटो और जलाओ की खेती की जाती है, ये गलत है। इसका यूज होता है अमेजोन बेसिन में। आपने देखा किस तरीके से घुमाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का पॉइंट्स इसमें लिख देगा और इसका पॉइंट्स उसमें लिख देगा। सारे पॉइंट्स यहाँ पर सही हैं, सिर्फ ये हमारा गलत है क्योंकि ये हमारा होता है अमेजोन बेसिन में। ठीक है, बाकी गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वहाँ पर जो मुख्य खेती है वो धान की होती है। अच्छा खासे लोग होते हैं क्योंकि धान की खेती आपको पता ही, उसके लिए बारिश की जो है ज़रूरत होती है। डेल्टा क्षेत्र से भी मैंग्रोव वनों से पूरा घिरा हुआ है। ऑक्सबो झील भी मैदानी क्षेत्र में ही बनती हैं। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट सही हैं और ये गलत है, और गलत वाला ही सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की नहीं थी विशेषता, ये भी हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? देखिए, मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि जो चीज़ें मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे एटलीस्ट आप पढ़ लो। नोट्स में जाओ, वहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आप बार बार पढ़ो, तभी जाकर आप पेपर 2 सोशल साइंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि केवल 40 नंबर तो आपकी एनसीईआरटी से ही आने वाला है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं लास्ट टाइम का, तो फिर आप इंतजार ही करते रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बीपीएससी, हर ये देखिए बीपीएससी वालों ने भी पूछा हुआ है। ठीक है, और बीपीएससी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आती हैं। तो चलिए, नोट्स वगैरह के लिए मैसेज कर सकते हैं, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी। एंड प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।